नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये वीडियो नंबर 7 है और जिसमें हम आपको बता रहे हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये आपके आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो यूपीएससी, आरओ, एआरओ हो, जो कि अभी होने वाले हैं पेपर, इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल और ये जितने तमाम एग्जाम्स यहाँ पे आपने मैंने दिखा के रखे हैं, इन सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जीके और जीएस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके वेटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहीं अभी रिसेंट में जो पेपर होने वाले हैं आरओ एआरओ का, जो कि एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट पेपर है, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने शामिल किए हैं। यहाँ पर कुल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हैं, जिनके कुल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन सभी ऑप्शंस में से एक प्रश्न सही होगा और आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो मैंने चैप्टर लिया है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैसूर, पंजाब से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके पहले मैंने कुल 6 वीडियोस बना के रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर जा करके देखें। इसके अलावा ना सिर्फ मैं हिस्ट्री बल्कि इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि चाहे वो इतिहास, भूगोल हो, राजनीतिक विज्ञान हो, इसके अलावा भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं। आप उन सभी वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे मुझे फॉलो करिए, साथ में ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की पीडीएफ और लिंक के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जहां पे मैं आपको अपनी जितनी वीडियोस होती हैं उन सब की पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इन सब की जो डेट्स है ना, मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो नंबर 6 है उसमें मैंने बता के रखी है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे, 1667 से 1679 तक। फिर दूसरा जो हुआ था 1680 से लेकर 84 तक। तो इन सभी वीडियोज जो भी डेट्स है वो मैंने पहले बता के रखी हैं। इसमें आपको बताना है कि उस टाइम पे कौन जो जनरल था वो कौन था। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे जो जनरल था वो जनरल स्मिथ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरन कोट था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे जनरल मेडोज था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे स्टुअर्ट था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ए का पहला ऑप्शन हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, जिसमें पूछा गया है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली जो था वो मैसूर का नवाब था और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1782 ईस्वी में हो गई थी। और उस टाइम पे जो युद्ध हो रहा था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक चला था। ठीक है, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ की जो गद्दी थी वो टीपू सुल्तान ने संभाल लिया था। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था, ये आपको बताना है। देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, उसके बीच में स्टार्टिंग तो युद्ध हुआ था हैदर अली से, जो कि 82 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इस युद्ध को टीपू सुल्तान ने जारी रखा था, लेकिन फाइनली उसे मंगलौर की संधि करनी पड़ी थी 1784 में। इस टाइम पे इस संधि में वहां का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड मैकेरिन, है ना। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से मॉडरेट और कह सकते हो डिफिकल्ट लेवल के हैं। इस पेपर्स को मैंने ज्यादातर एआरओ पेपर्स को ध्यान में रख के बनाया है और जो भी यूपीएससी लेवल के पेपर होते हैं, साथ में कुछ सिंपल प्रश्न भी हैं जो आपके दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, जिसे पूछा गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। आसान क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, है ना। 1792 जो था टाइम, वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का था और इस टाइम पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान ही वहां का शासक था। तो क्या संधि हुई थी इसके तहत ये बताना है आपको। पहला दिया गया है टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। जी बिल्कुल सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध रक्षित क्षेत्र के रूप में भी देना पड़ा था। ये भी सही है। और तीसरा जो दिया गया है उसमें बताएगा कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन जो है थर्ड वो गलत है। चौथा देखते हैं, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा था। बिल्कुल। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में ये कुल 3 बातें इसमें सही दी गई हैं, पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सॉरी, यहाँ पे पहला दूसरा है ना, ये दूसरा नंबर था, तीसरा गलत है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था। माना जाता है ऐसा कि टीपू सुल्तान ही वैसा पहला शासक था जो भारत में पहली बार विदेशों से सहायता हासिल की थी। ऐसे में टीपू सुल्तान ने विभिन्न देशों से सहायता मांगी थी, जिसमें फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, ये सभी देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो पहला है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी, है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। बिल्कुल, टीपू सुल्तान ने इस तरह की चीजों को काफी इनोवेटिव था, जिसकी वजह से नए नए चीजों को वो बना के रखता था। फोर्थ ऑप्शन जो है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, एक्चुअली जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जैकोबिन क्लब की काफी इंपॉर्टेंस रही थी, जिसकी वजह से वहां पे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया था और पार्लियामेंट बनाई गई थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था एक तरीके से। तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो करके यहाँ पर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में भी जैकोबिन क्लब को स्थापना की थी और स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा था। तो कुल ये जो चारों ऑप्शन दिए गए, ये सभी के सभी चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल थी। देखिए, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1790 से 92 के बीच में, तो उस टाइम पे टीपू के विरुद्ध में चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल थी, जिसमें कौन कौन से लोग थे, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आंसर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने पॉज लिया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, किस संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था। इस युद्ध में दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई थी और मैसूर का अधिकांश प्रदेशों पर अंग्रेजी राज्यों का विलय कर लिया गया था। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और तीसरा जो दिया गया, वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, ज्यादातर ऑप्शन में मैंने सारे प्रश्नों को सही करके रखा हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि आप जब प्रश्न पढ़ें तो उनसे से ज्यादा जो नॉलेज है और जो उनकी इंफॉर्मेशन है आप उसे गेन कर सकें। गलत ऑप्शन डालने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ना सिर्फ इन प्रश्नों को लर्न कर पाएंगे, बल्कि इनसे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। और मेरा जैसे ख्याल है, आगे आने वाले जो पेपर हैं, चाहे वो एआरओ का हो, यूपीएससी का हो या एसएससी पीएससी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, बड़े एग्जाम्स, उन सभी एग्जाम्स में इस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इन सभी चीजों का प्रिपरेशन काफी अच्छे ढंग से करना चाहिए। आगे प्रश्न है, किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, है ना। तो ये जो कथन है वो टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया है।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 प्रश्न आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको, और ऐसा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भीड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, है ना। तो इस तरह की युक्तियां किसने बोली थी, तो टीपू सुल्तान ने यहाँ पर बोला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना साहिब पाकिस्तान में था। बिल्कुल, आज भी ननकाना साहिब पाकिस्तान में जो है उनकी टेम्पल है, वहां पे गुरुद्वारा है और लोग भारत से भी वहां दर्शन करने जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही है और वो बाबर के समकालीन भी थे। ऑप्शन नंबर दूसरा है सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। बिल्कुल, अंगदेव जो थे वो दूसरे गुरु थे, अंगदेव या फिर गुरु अंगद। एक्चुअली इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जीके का रोज एक हर रोज प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर मैंने इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने 10 सिखों गुरुओं का नाम याद करने का ट्रिक बताया है, जिसमें आप याद रख सकते थे कैसे गुरु का नाम अमर है राम जैसा आज भी, गुरु हर राय GRKTG। इस वाले लाइन में सारे के सारे गुरु के नाम वहां पे उपस्थित हैं। आप उस वीडियो को जाकर देखिए और उसे लर्न कर लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। जी बिल्कुल, तो गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे उनको 500 बीघा जमीन दान में मिली थी और वहां पे उन्होंने तालाब बनवाया था। सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव ने, वहां पर उन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था, जिसे आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचालन भी उन्होंने किया था। साथ में शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में उन्होंने रुचि दिखाई थी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सिखों के गुरु हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे थे एग्जाम में, और यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का है, जिसे पूछा गया किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया था। दशांश दैट मीन्स 1/10 कर जो भी इनकम थी उससे वसूल करना शुरू किया गया था, और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। तो ऐसा करने वाले थे उनके गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो ये था धोखेबाजी, ऑप्शन नंबर डी, यानी वो धोखेबाजी उसने नहीं की थी। मतलब सहायक संधि, सम्मेलन, युद्ध, इस तरह की चीजों को उसने हासिल किया था, बट धोखेबाजी जैसा काम उसने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर का स्थापना की थी, अमृतसर की किलेबंदी भी की थी और सिखों को लड़ाकू भी बनाया था। तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हरगोविंद जी से रिलेटेड, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े थे और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बिल्कुल, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है मुगल बादशाह और औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दी थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया गया है। तो देखिए जो भी सिख गुरु थे उन गुरुओं से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे 2-3 प्रश्नों में डाले हैं, और यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन चारों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ऐसे थे सिख गुरु जो कि तेग बहादुर थे, नवे सिख गुरु थे।
ठीक है, इन्होंने अपनी बातें बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सर कटा दिया पर अपनी रहस्य वाली बातें नहीं बताई। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा के नाम से जाना जाता है, यानी बाकला के बाबा। ये थे तेग बहादुर जी, नवे सिख गुरु, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है। देखिए गुरु गोविंद सिंह का बचपन जो था वो 9 वर्ष पटना में बिताया था। उन्होंने मखोवल आनंदपुर में उनके गुरु निर्वाचन किया गया था उनको, और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसे खालसा का आदेश बोला गया, और इसमें सिखों के लिए नियम बनाए गए थे। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ भी किया था। तो ये थे गुरु गोविंद जी, जो कि गुरु 10वें गुरु थे, और उनसे संबंधित ये 4 इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे बताई जो कि सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से आप 19वें नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ने रचनाएं कौन सी की थी, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। तो ये चारों ही रचनाएं गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा गया है कि किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या फिर लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। ठीक है, तो ये लोहगढ़ या लोहागढ़ नामक मजबूत किला जो था वो बंदा बहादुर यानी बीर बंदा बैरागी ने बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल 20 प्रश्नों को करा दिया है, और ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपने अभी तक अपनी वीडियो देखी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं लेकर के आ रहा हूँ रोजाना, आप उसे देखें और अपना जीके बूस्टअप करें। साथ में आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आप सही ढंग से कर सकें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।